नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जालोर के बारे में। तो जालोर में सोहान वंश का शासन था। वहां से हम पढ़ते हैं जालोर। सोनग्रा सोहान वंश की स्थापना की थी, वो की थी कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल नाडोल के थे। नाडोल पता है पाली में। कीर्तिपाल ने जालोर में सोहान वंश की स्थापना की। उसके बाद सबसे शक्तिशाली शासक है वो है यहाँ का कानड़देव। कानड़देव कब बनाए? 1305 में बना था और 1311 तक रहा है। बहुत ही खतरनाक शासक। जालोर के इतिहास में सबसे शक्तिशाली शासक है वो है कानड़देव। कौन है? कानड़देव। अब कानड़देव का लड़का है वो है वीरमदेव। आज मैं आपको इस वीडियो में वीरमदेव और फिरोजा की कहानी भी सुनाऊंगा और कानड़देव पर अलाउद्दीन का किस प्रकार आक्रमण हुआ वो सब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब जालोर में दुर्ग है सुवर्णगिरी। इस दुर्ग की स्थापना की थी 954 में नागभट्ट प्रथम। किसने की? नागभट्ट प्रथम ने 954 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग की स्थापना की। ठीक है ना। अब मैं आगे आपको अलाउद्दीन के बारे में। उस समय जिस समय कानड़देव जालोर का शासक था, उस समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उस समय इधर दिल्ली का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही महत्वाकांक्षी और सबसे खतरनाक राजा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी और अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय के लिए निकलना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था। देखिए, यहाँ है जालोर और यहाँ है गुजरात और यहाँ है दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से होकर करके रवाना हुई और गुजरात जाने थे सोमनाथ मंदिर। ठीक है ना। तो जब ये यहां से निकली, इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे उल्गू खां। कौन कर रहे थे? उल्गू खां इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। गुजरात लूटने के लिए जा रही थी। जब ये सेना जालोर से होकर निकल रही थी, उस समय कानड़देव ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? कानड़देव ने मना कर दिया। कानड़देव ने कहा कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इससे पीछे कई रीजन है। 1301 का रणथंबोर और 1303 का चित्तौड़गढ़। इन दोनों सनों में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर अधिकार कर दिया था। दुर्गों पर अधिकार ही नहीं बल्कि वहां पर जो अमीरदेव चौहान और रतन सिंह था उनका तो पूरा ही नाश कर दिया था। तो मना कर दे वो उल्गू खां बहुत तो एकदम नाराज हो गए। भाई, देश के बादशाह की सेना है और उसको रोक रहे हैं। तब ये यहाँ से गुजरात पहुंचे। गुजरात पहुंच करके वापस आ रहे थे, तब जालोर में कानड़देव ने वापस उनको मना कर दिया और इनके पास जो धन था वो धन को लूट लिया। इस धन को लूट लिया। अब क्या होगा? अब तो वही होना है। अब युद्ध होगा सीधे। अब क्या होना है? अब युद्ध होना है।
अब ठीक है, अब तो युद्ध बाकी, अब तो क्या करना है, अब राजा की सेना है उसको आप रोक रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की सेना उसको रोक रहे है, तो अब तो युद्ध ही होने वाला है। अब एक और कारण, इसके बाद कानरदेव को दिल्ली बुलाया गया, कानरदेव को दिल्ली बुलाया गया। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है फरिश्ता। फरिश्ता फरिश्ता के अनुसार कानरदेव दिल्ली जाता है, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी कानरदेव को उकसाने के लिए कहते हैं कि इस देश में बस मेरे ऊपर कोई नहीं है। तब कानरदेव कहते हैं, क्या कहा, रुकना एक बार, वापस कहना। तब वो कहते हैं कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, लड़ाई नहीं छोड़ी है। कानरदेव इतना कह करके वापस आ जाता है। ये युद्ध का कारण बनता है, ये युद्ध का कारण बनता है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में एक और है, मूणोत नैणसी, जिसने लिखी थी नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। ये कुछ अलग ही मैटर बता रहा है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये क्या बताता है, ये बताता है लव स्टोरी, यानी प्रेम प्रसंग का मामला बताता है। क्या था प्रेम प्रसंग का मामला, ये देखते हैं। इधर जालोर, ठीक है, इनका पुत्र था वीरमदेव। किनका पुत्र, कानरदेव का। कानरदेव का पुत्र था वीरमदेव। उधर अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। जब वीरमदेव दिल्ली गए, तब वीरमदेव को देख करके ये फिरोजा फिदा हो गई। वीरमदेव को देख करके फिदा हो गई, और कुछ दिन बाद उसमें बातचीत चली, और कुछ दिन बाद ये बात है वो शादी में आप हुई। फिरोजा ने बोल दिया कि शादी करूंगी तो तुझसे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। लेकिन वीरमदेव ने शादी करने से मना कर दिया। वीरमदेव ने शादी करने से मना कर दिया। अब मना करने के पीछे कारण थे। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने रणथंबोर में जो अत्याचार किया, उसके बाद ये किया है 1301 में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जो अत्याचार किया है वो किया है 1303 में। यहाँ पर रंग देवी के नेतृत्व में साका हुआ, जौहर हुआ, और यहाँ पर तो आपको पता ही है पद्मावती, रानी पद्मावती के नेतृत्व में। ये कहा भाई आपका हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री इस प्रकार की है कि आपका और हमारा मेल नहीं खाता है। लेकिन ये मानने वाली थी नहीं फिरोजा। फिरोजा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो तुझसे ही करूंगी। वीरमदेव वहां से वापस जालोर लौट आते हैं। वीरमदेव वहां से जालोर लौट आते हैं। ये अपने पिताजी के पास आती है और पिताजी को कहती है कि पिताजी, देश के बादशाह हो तो क्या हुआ, आपकी चलती तो है नहीं। उकसाना है किसी न किसी प्रकार से, उकसाना है कि किसी प्रकार से अगर उकस जाए अलाउद्दीन खिलजी तो हो सकता है वीरमदेव से शादी करवा सकते हैं। तो बेटी क्या हुआ, पूरी दुनिया मुट्ठी में है मुझे मेरे। तब कहते दुनिया मुट्ठी में है तो क्या हुआ,
मेरे को जिस लड़के से लव हुआ है, जिस लड़के से प्यार हुआ है, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। तब कहते कौन? तब नाम होती है कि जालोर के राजा कांगड़देव का पुत्र वीरमदेव से मैं शादी करूंगी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी, बेटा तो क्या बात करती है, दिल्ली का बादशाह और जालोर के एक छोटे से राज्य से तेरी शादी तो कई शाही राजघराने में करेंगे हम। लेकिन फिरोजा मानने वाली नहीं है। फिरोजा ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं शादी करूंगी तो पापा जी उनसे ही करूंगी, आपकी हिम्मत है तो बोलो, नहीं तो बस यही बोलो ना कि अंगूर खट्टे है। अलाउद्दीन खिलजी कहता बेटी शादी करवा दूंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर एक कमाल की जरूरत है। अलाउद्दीन खिलजी को करना है कमाल। क्या करना है? कमाल करना है, यानी कि जालोर को हरा करके वीरमदेव से अपनी पुत्री की शादी करवानी है। कमाल करने के लिए भेजा कमालुद्दीन गुर्ग तो कौन था? सेनापति। कहां भेजा? जालोर अभियान के लिए। जालोर अभियान के लिए कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर के लिए सेना भेज दी। किसने भेजी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों भेजी? इस वीरमदेव को प्राप्त करने के लिए। किसके लिए प्राप्त करना है? फिरोजा के लिए। देखते हैं अब अगला अभियान। और वहां से सेना रवाना हो गई जालोर के लिए। ये देखो, ये जालोर दुर्ग, इधर ये पड़ता है। जालोर दुर्ग जाने के लिए बीच में एक दुर्ग पड़ता है, वो होता है सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले इस सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। ये सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। और ये जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग है। सिवाना का उसमें शासक था सातलदेव। इस्कंदर का भतीजी था सातलदेव। सिवाना दुर्ग के बारे में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली है। मालदेव और सुंदरसेन को भी जब संकट पड़ा तो ये सिवाना आए थे। पहाड़ियों के बीच में ये सुरक्षित दुर्ग माना जाता है। इसी दुर्ग को कुमठा दुर्ग कहते हैं, क्योंकि ये दुर्ग के आसपास कुमठ नामक एक पेड़ होता है, उसकी झाड़ियां पाई जाती है। इस दुर्ग को जीतेंगे, उसके बाद इस दुर्ग को जीतना है। तो 1308 की बात है। 1308 की बात है। 1308 में अलाउद्दीन की सेना है वो सिवाना पहुंचती है और सिवाना पहुंच करके कई दिनों तक सातलदेव इनसे लोहा लेता है। लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वो सिवाना दुर्ग के सैनिकों से मिल जाते हैं और विश्वासघात होता है और इनके तालाब के अंदर गोमांस मिला दिया जाता है। और ये हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना अपवित्र माना जाता है। इस वजह से इसका पानी है वो पीना बंद कर दिया। अब है वो कुछ नहीं बचा है। तो सातलदेव के नेतृत्व में होता है केसरिया। सातलदेव के नेतृत्व में होता है केसरिया। और ये कब होता है केसरिया? ये केसरिया होता है 1308। ठीक है ना? केसरिया होता है 1308। इसके बाद ये सेना का अगला निशाना है अपना। वैसे निशाना इनका यही था, निशाना जालोर था। ये तो सिवाना तो बीच में आ गया। अब है जालोर। रायरा भाव राते हुए था, वहां पहुंचते हैं। जालोर पहुंच गए। जालोर का किला का दरवाजा है ना, वो कहा जाता है आज दिन तक नहीं खुला है। आज तक नहीं खुला। किसी भी आक्रमणकारी ने जालोर दुर्ग के दरवाजे को नहीं खुला है।
इसका मतलब ये दुर्ग है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दुर्ग के यहाँ एक सुरंग बनी हुई है, वहां वो सुरंग है आपातकालीन। बस में होती है ना आपातकालीन खिड़की, बस के एक साइड तो मेन खिड़की होती है, दूसरी साइड क्या होती है आपातकालीन खिड़की। अगर बस कहीं इधर गिर जाए तो वहां से सवारियों को आराम से निकाला जाता है। उसी प्रकार दुर्ग में अगर दुश्मन सेना का प्रवेश हो जाता है तो दुर्ग के अंदर जो रहने वाले राजा महाराजा हैं उसी सुरंग के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। कई महीनों तक का अलाउद्दीन की सेना का घेराव रहा। लेकिन अब आप अनुमान लगा सकते हैं 1308 में सिवाना को जीता है और 1311 में जाकर के जालोर को जीतेंगे, तो कितना समय लगा होगा। दोनों सेनाएं आपस में तैयार थी लड़ने के लिए। अलाउद्दीन की सेना है वो मैदान में थी, दूसरी सेना कानरदेव की सेना अपने दुर्ग के अंदर ही थी, किसी प्रकार से दुर्ग में घुसने दिया। उस समय एक था बीका दहिया नामक एक सैनिक था। कौन था? सैनिक था। किसका सैनिक था? कानरदेव का सेनापति था बीका दहिया अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी इनको थोड़ा बहुत लोभ देते हैं। लोभ के परिणाम स्वरूप ये इनको वो सुरंग बता देते हैं। ये बीका दहिया जालोर दुर्ग की इस सुरंग के बारे में बता देते हैं कि ये यहाँ पर एक सुरंग है, उस सुरंग के द्वारा आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तब कहते हैं कि सुरंग कहाँ हो सकती है। तब बीका दहिया कहता है कि राई नामक एक फसल है, राई आती है, उस राई को आप बिखरोगे तो राई है वो जल्दी उग जाएगी। आज बिखेरा तो राई कल उग जाएगी। तब कहते हैं कि पूरे जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दे दिया कि जितने भी पैसे लगे आप जो जितनी राई है वो सब इकट्ठी कर दो, रात को या बिखेर दो। तो पूरे जालोर में राई का भाव है वो आसमान पर पहुंच गया, लाखों में राई बिकने लगी। एक अपने जैसे ही थे, सेठ जी थे, 10 किलो राई थी उनके पास, 10 किलो राई थी। और उस 10 किलो राई को वो सुबह 10 बजे तैयार होता है, नाश्ता पानी खाना वाना खा करके तैयार होकर के राई को पीठ पर वे रख करके जाते हैं दुकान पे, बाजार जाते हैं। बाजार जाकर सेठ जी ये लो राई। तब सेठ जी कहते हैं राई रा भाव तो राते भी था। बहुत बड़ी कहावत है ये, राई का भाव तो राते भी था। हैनी काम निकल गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। रात को ये राई लाखों में बिक रही थी, अब इसको 100 या 200 रुपये में भी खरीदने वाला नहीं है। इस प्रकार बीका दहिया ने ये बात अपनी घर आकर के घरवाली को कही। तो घरवाली ने इसका धिक्कार किया, बाहर निकाल दिया घर से कि तूने ये क्या कर दिया, आपने तो ये क्या कर दिया। तब कहते हैं कि घरवाली दौड़ती है और जब तक जालोर दुर्ग पहुंचती है तब तक दुश्मन सेना है वो उसके अंदर घुस जाती है और घमासान युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप कानरदेव वीर गति को पार करते थे। कानरदेव और वीरमदेव दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य लक्ष्य था वो था वीरमदेव को जिंदा पकड़ करके फिरोजा से शादी करवाना, लेकिन ये नहीं हो सका। तब इस वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले आता है। कहाँ ले आता है? दिल्ली ले आता है और दिल्ली ला करके फिरोजा को सौंप देते हैं, ये लीजिए सब। फिरोजा कहती है, अरे ये क्या कर दिया आपने, मुझे जिंदा चाहिए था। तब कहता कुछ भी हो, ये लो आपका वीरमदेव।
तब फिरोजा उस वीरमदेव की डेड बॉडी को घोड़े पर आकर के यमुना नदी के किनारे पहुंचती हैं और यमुना नदी के किनारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फिरोजा वीरमदेव का अंतिम संस्कार खुद करती है और उसके बाद फिरोजा खुद यमुना नदी में कूद करके वो भी आत्महत्या कर देती है। इस प्रकार ये तो थी जालौर की कहानी। आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय जरूर देंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुना है। ये कहानी नहीं, हिस्ट्री का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत कई प्रश्न आते हैं, रीट में, पटवार में,